नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूँ रविकांत। और अभी बात करूँगा जो कोविड के बाद ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बारे में जो बीमारी जो पनप रही है या बढ़ गई है उसको लेकर डॉक्टर सोनू जी अभी बताएँगे कि क्या करना चाहिए और क्या लोग इसका उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्यों हो रहा है। तो सोनू जी पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर सोनू जी का। धन्यवाद। सोनू जी जो ये ब्लैक फंगस है कोविड के बाद जो ये आ रही है, इसके आने का रीज़न क्या है? पहले ज़रा ये हम लोगों को बता दिया जाए। देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है। ये पहले से भी हमारे बीमारियों के लिस्ट में शामिल है। इसका इलाज हम लोग करते रहे हैं पहले भी। हाँ, ये अलग बात है कि ये इतना कॉमन नहीं था जितना आजकल ये हो गया है। पहले ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों में पाई जाती थी जो कि काफी वीक थे लोग, जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर था। जैसे कि जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वैसे पेशेंट, या जिनको कोई ब्लड कैंसर है, या कोई बहुत पुरानी बीमारी है, काफी समय से चल रही है, उनका इम्यून काफी वीक है, वैसे लोगों को ये बीमारी होती थी। इस बार ये कोरोना के बाद ज्यादा देखने को मिल रहा है, खास करके इस सेकंड वेव में। तो इसके कई सारे लोग एजम्पशंस लगा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा जो मोस्ट कॉमन और सबसे लॉजिकल जो कारण है वो ये समझ में आ रहा है कि इस बार स्टेरॉइड का यूज काफी ज्यादा हुआ है। तो ये स्टेरॉइड जो होता है ये दो तरफ से काम करता है। एक तो ये हमारे लंग्स में सूजन को कम किया, जिसके कारण लंग्स हमारा बचा। नहीं तो कोरोना के कारण लंग्स काफी क्षतिग्रस्त हो रहा था, तो ये लंग्स को बचाया। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी इम्यूनिटी को कम किया। तो इम्यूनिटी कम होने के कारण जो वायरस हमारे, वायरस नहीं, जो फंगस, जो ब्लैक फंगस कह रहे हैं, ये नॉर्मल हमारे नाक में था, पहले से भी था। लेकिन इम्यूनिटी कम होने के कारण ये मजबूत हो गया और इसने हमारा जो बैरियर था वो तोड़ करके हमारे शरीर में घुस गया। तो कहीं ना कहीं ये स्टेरॉइड का मिसयूज हुआ है या हाई डोज में चला है, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी था। और उस वही स्टेरॉइड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम किया है, जिसके कारण ये फंगस को ग्रो करने का मौका मिल गया। कई लोग कह रहे हैं कि इस दौरान ऑक्सीजन की कमी हुई, तो जो ऑक्सीजन हम लोग व्यवसाय में यूज करते थे या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कहते थे वेल्डिंग वगैरह काम के लिए, वो ऑक्सीजन भी यूज किया गया पेशेंट्स में, जो कि स्टेराइल नहीं था, जो कि ह्यूमन के लिए यूज के लिए तैयार नहीं था, वो ऑक्सीजन यूज किया गया। तो वो कारण वो भी हो सकता है कि उसके कारण ये फंगस हमारे नाक में आया। एक और कारण है कि चूंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो यूज होता है कैनुला, वो चेंज नहीं किया गया। पानी जो कि ऑक्सीजन को मॉइस्ट करने के लिए लगाया जाता है वो चेंज नहीं किया गया। इस कारण से ये बीमारी हमारे अंदर आ गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो नया स्ट्रेन है वायरस का, इसका कुछ ना कुछ लिंक है, जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ये वायरस ही ट्रिगर कर रहा है इस ब्लैक फंगस को। तो अभी कुछ इस पर रिसर्चेस चल रही हैं, कुछ लोग एजम्पशंस बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये जरूर है कि हमारा इम्यूनिटी इसमें रोल प्ले कर रहा है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये असर कर रहा है, खास करके वैसे पेशेंट जिनको पहले से डायबिटीज है, क्योंकि स्टेरॉइड देने के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल काफी शूट कर रहा है, काफी ऊपर जा रहा है। और जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी जा रहे हैं। वैसे पेशेंट्स के लिए ये माहौल फेवरेबल हो जाता है ब्लैक फंगस के लिए। उसके लिए जो माहौल चाहिए वो तैयार मिल जाता है उस पेशेंट, उसलिए वैसे पेशेंट में ये काफी तेजी से फैलना शुरू कर देता है। तो इसके इसके बचाव के लिए क्या करें हम लोग? देखिए, इसके लिए पहले बात है कि इसको डायग्नोसिस के लिए हमें लो थ्रेशोल्ड रखना है। मतलब कि थोड़ी सी भी शंका होने पर इसमें जितनी भी जांचें हैं वो सब हमें करानी चाहिए। पहली बात ऐसे जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर गए हैं, जिनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, और जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज का हिस्ट्री है, जिनको पहले से डायबिटीज की दवाइयां वगैरह चल रही हैं, वैसे पेशेंट अगर रिकवर कर गए हैं कोविड से तो एक बार जरूर जाके अपने किसी नजदीकी ईएनटी डॉक्टर से दिखाएं, नाक का इंडोस्कोपी कराएं। क्योंकि ये अर्ली डायग्नोसिस इसका इंडोस्कोपी से किया जा सकता है। नाक के अंदर जो चेंजेस आते हैं, दोनों तरफ हम लोग दूरबीन डाल के या इंडोस्कोप डाल के देखते हैं, हमें जो चेंजेस नजर आते हैं वो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हम लोग आगे की जांच करा करके उसको पहले ही पकड़ सकते हैं बीमारी को, इससे पहले कि वो हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में फैले। जैसे कि आंख में जा सकता है, हमारे तालू में जा सकता है, अगर ऊपर की तरफ गया तो हमारे ब्रेन में जा सकता है।
जिसको राइनोसेरेब्रल कहते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस। और अगर आगे की तरफ आ गया तो हमारे स्किन में, गाल के तरफ के स्किन को भी इन्वॉल्व करता है। तालू में छेद हो सकता है, ये पूरा जितना जो चेहरे का डिसफिगरमेंट हो सकता है। तो जितना अर्ली हाँ सोनू डायग्नोसिस जी। होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जी। और इसमें और ईएनटी सर्जन का काफी रोल है इसमें। जितना जल्दी आप जा करके उनके पास एक बार अपना नाक का एंडोस्कोपी कराइए। अगर थोड़ा भी डाउट होता है आप, इसके कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम जागरूक करें लोगों को, जिनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि ये लक्षण अगर आप में आते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके किसी ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। जी। हेलो सोनू जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं पूछ रहा हूँ तो ये व्हाइट फंगस जो बातें आई है व्हाइट फंगस के बारे में, तो खतरनाक ज्यादा कौन है? कुछ लोग कह रहे हैं व्हाइट फंगस ऐसा कुछ है नहीं है, तो आपने भी कुछ बताने का प्रयास किया, तो व्हाइट फंगस के बारे में थोड़ा बताइएगा। व्हाइट फंगस भी कोई नई चीज नहीं है। व्हाइट फंगस भी हमारे कम्युनिटी में, हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। इसको लोग कैंडिडा भी कहते हैं, कैंडिडियासिस कहते हैं। ये भी एक फंगल बॉल होता है जिसका कलर व्हाइट होता है। ब्लैक जी। फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये भी एक फैमिली होता है फंगसेस का, जो भी हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सारे फंगस हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और इवन जितने दिनों का इतिहास ह्यूमन का नहीं है, इंसान जितने दिन से इस दुनिया पर नहीं है, उससे ज्यादा पहले से फंगस हमारे दुनिया में मौजूद है। तो ये व्हाइट फंगस भी कोई नई चीज नहीं है, ये कैंडिडियासिस है। ये भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को होता है। वैसे ही पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, एचआईवी के पेशेंट्स हो गए, जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है बॉडी में, वैसे पेशेंट्स हो गए, उनको ये व्हाइट फंगस पकड़ता है। अगर बात करें कौन ज्यादा घातक है, तो अभी आज के सिनेरियो में ब्लैक फंगस ज्यादा घातक है या म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा घातक है, क्योंकि ये इन्वेजिव फंगस है। ये इन्वेड करता है, हमारे बॉडी में इन्वेड करता है। बाकी फंगस जो है हमारे बॉडी में हमारे साथ रह सकते हैं। जैसे हमारे साइनसिस में भी फंगस रहते हैं, जिनको साइनोसाइटिस होता है उसमें भी फंगस रहता है, जिसको एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। तो वो फंगस हमारे बॉडी में हार्म नहीं करते, वो काफी दिनों तक पड़े रहेंगे हमारे बॉडी में एज इट इज, जैसे हैं वैसे। लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे बॉडी का जो बैरियर है उसको तोड़ता है, तोड़ करके हमारे शरीर में घुसना शुरू करता है। और शरीर में घुसेगा और इसको जो भी स्ट्रक्चर इसके सामने आएगा उसको डैमेज करेगा। इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे खून की नली होती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको भी अटैक करता है। और अटैक करके उनके अंदर ब्लड का थक्का बना देता है, जिससे खून आगे नहीं जा पाता। और जिस एरिया में खून नहीं जा पाएगा वहां पे वो एरिया सड़ना शुरू कर देगा, जिसको नेक्रोसिस कहते हैं। और वो काला रंग का रूप धारण कर लेगा, वो ब्लैक पड़ जाएगा। कहीं का भी बॉडी का ब्लड सप्लाई रुकेगा तो वहां पे कालापन आ जाता है, इसलिए वो काला रंग का क्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये फंगस का रंग कोई ब्लैक नहीं है, ये काले रंग का नहीं होता है। मतलब कि जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में ज्यादा खतरनाक ब्लैक फंगस होता है हाँ जी, ये। ज्यादा खतरनाक है। जी। इसमें और ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि इसकी हमें लक्षण पहले पहचानने होंगे। इसके जो लक्षण हैं लक्षण, वो सभी को जी पता बता होना दीजिए। चाहिए। इसके लक्षण है कि शुरुआती लक्षण जो हैं इसके है कि हमारे नाक में सूखापन स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ नोज कहते हैं। नाक में जो है वो लगेगा कि नाक के अंदर कुछ सूखा सूखा हुआ है, जो नॉर्मल फीलिंग है हमारे नाक की वो खत्म होना शुरू हो जाती है और ड्राइनेस आने लगता है नाक में। उसके बाद से हमारे नाक में पपड़ी जमने लगेगी, ब्लैक कलर की पपड़ी निकलना शुरू हो जाएगा। एक तरफ चेहरे में सूजन आना शुरू हो जाएगा, एक तरफ चेहरे में पेन होना शुरू हो जाएगा, सूनापन आना शुरू हो जाएगा, जैसे छूने पर पता नहीं चलेगा, नंबनेस कहते हैं जिसको। ये ज्यादातर एक ही तरफ होता है, बहुत कम केसेस में दोनों तरफ होता है। तो और अगर आईज का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो आईज की ये जो हमारे आईलिड है वो गिरना शुरू हो जाएगी, आंख छोटी हो जाएगी। किसी किसी केस में ये आंख को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिसको प्रोप्टोसिस कहते हैं। आंख बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा एक तरफ का, और उस आंख से रोशनी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। उस आंख से दो दो दिखाई देने लगेगा, जिसको डिप्लोपिया कहते हैं। और आंख लाल हो जाना, आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये आधे तरफ के चेहरे को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है।
और जब भी लगे कि शुरुआती सिम्टम इसका नाक में ही आता है, तो नाक में अगर आपको लगे कि आपके एक तरफ के नाक में ज्यादा सूखापन आ रहा है, पपड़ी बन रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है एक साइड से, कभी कभी ब्लीडिंग हो जा रहा है, तो उस केस में इमीडिएटली आप जाकर के एएनटी डॉक्टर से मिलिए। अच्छा। ये है इसके अर्ली सिम्टम्स। अगर आंख को पकड़ लिया ये, तो वो काफी लेट प्रेजेंटेशन है, मतलब कि बीमारी काफी एडवांस स्टेज में जा चुकी है। और अगर ब्रेन वगैरह में भी चला गया तो वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। ब्रेन में जाने के बाद मोर्टेलिटी काफी हाई हो जाती है, मतलब ऐसे पेशेंट्स को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। जी। तो इसके लिए कुछ जैसे स्टार्टिंग में अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए मरीज तो परेशानी से बच सकते हैं, मगर जब ये आंख तक जब ये जैसे आप बता रहे हैं तो उस समय और ज्यादा परेशानी हो सकती है। आंख में अगर ये चला गया तो आंख में जाने के बाद फिर हमें आंख बचाने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि जब तक आंख का सिम्टम आता है पेशेंट्स को, तब तक ये आंख के बहुत ज्यादा हिस्से को इन्वॉल्व कर चुका होता है। उस केस में हम पेशेंट की आंख की रोशनी नहीं बचा पाते हैं, हमें किसी किसी केस में आंख भी निकालना पड़ सकता है। अच्छा। और अगर आंख बच भी गया तो रोशनी नहीं बचा पाते हैं। तो पटना अगर में बहुत अभी अर्ली आप डायग्नोज हो गया, जी। अगर बहुत पटना अर्ली में डायग्नोज हो गया तो उसको बचा सकते हैं। जी जी। अभी जी पटना में आप इलाज कर रहे होंगे तो इसके मरीज अभी जहाँ आप हैं एनएमसीएच में, तो वहाँ पे अभी इसकी मरीज की संख्या कैसी है, मतलब कि इक्का दुक्का आती है या इसकी संख्याएं बढ़ रही नहीं है? नहीं, इसके पेशेंट्स काफी हैं, हमारे हमारे पटना सिटी में काफी पेशेंट्स इसके अभी हैं। अभी एम्स में, इंदिरा गांधी एनएमसीएच में इलाज चल रहा है इन पेशेंट्स का। मैं एनएमसीएच में पोस्टेड हूँ, तो जी जी। पेशेंट्स की संख्या काफी है इसमें, और हम लोग इलाज कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स का। तो जिनका अर्ली डायग्नोज हो रहा है उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और जिनमें काफी लेट हो जा रहा है उनको, उनमें परेशानी। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि ये कोविड के आने के बाद ये संख्याएं बढ़ी या कोविड के आने के पहले ये फंगस भी थे? मतलब पहले उतने ये सब का नाम नहीं सुने थे लोग। नहीं, फंगस तो ये पहले से है। मैंने कहा ना कि हमारा जी जी, जो बताएं। ह्यूमन का हिस्ट्री है, जो आदमी का इतिहास है, उससे पहले से फंगस का हिस्ट्री है। धरती पर पहले फंगस आए थे, उसके जी जी बाद जी। हम लोग आए हैं। हम्म। तो हमसे लाखों साल पहले से ये मौजूद है हमारी धरती पर, हम्म। ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। तो लेकिन ये अभी है कि कोविड के बाद ये बढ़ गया है इसका संख्या। अच्छा, कोविड के बाद इसका संख्या बढ़ गया है, इसलिए रोज नई नई फंगस तो है ही पहले से, मगर जब कोविड का नाम आया उसके बाद अलग अलग बीमारियों का तो लोग थोड़े से व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस ये सब में उलझ कर रह गए हैं। तो इसके लिए कोई घरेलू उपचार जो कुछ बता सकते हैं डॉक्टर सोनू जी? घरेलू उपचार ये है कि पहली बात तो यह है कि इसको होने ही नहीं देना है। अगर इसको होने से रोकने के लिए है कि आपको कोरोना ना हो, हम लोग पीछे की तरफ आते हैं। ब्लैक फंगस हुआ क्योंकि कोरोना हुआ, कोरोना हुआ क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। तो जो हमारे इतने दिनों से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, हाथ को बार बार धोइए साबुन से, ये सब लोग नहीं कर रहे हैं। पब्लिक प्लेस पर जाने से बचिए, ये लोग कर रहे हैं। कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है, तो किसमें ये ब्लैक फंगस आ जाएगा कहना मुश्किल है। ऐसे पेशेंट्स में भी देखा गया है जिनकी कोई डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं रही है, जिनको ऑक्सीजन नहीं चलाया गया है, जो एडमिट नहीं हुए हैं, उनमें ब्लैक फंगस पाया गया। तो ये चीज है कि हम जितनी सतर्कता रखें और कि हम ये कोरोना को होने ही न दें, यही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। और अगर कोरोना नहीं होने देंगे तो ऑटोमेटिकली है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा मिनिमल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और अगर कोरोना हो चुका है आपको, आपकी हिस्ट्री रही है डायबिटीज की, आपने ऑक्सीजन लिया है, आप एडमिट हुए हैं, तो होने के बाद रूटीनली एक ईएनटी डॉक्टर से जाकर अपना नाक चेक कराइए। क्योंकि अगर लक्षण आएंगे तो सबसे पहले ईएनटी सर्जन को दिख जाएगा, और उसके बाद आगे की जो जांच होती है, जैसे कि एमआरआई वगैरह हो गया, वो लोग करके देख सकते हैं। और जितना अर्ली डायग्नोज होगा उतना अर्ली ट्रीटमेंट होगा, और उतनी ही ज्यादा चांसेस रहेंगे पेशेंट के ठीक होने के। जी। तो जैसे वहाँ पर डॉक्टर जो अभी लगे हुए होंगे उनको भी ऐसा नहीं ना है कि कोविड की तरह ही, जैसे कोविड में जिस प्रकार से जो बीमारी है तो इससे डॉक्टरों को भी उन पेशेंट से परेशानी हो सकती है, कुछ ऐसा?
नहीं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं होता है। जी ठीक है, जी, ये जैसे कि जानकारी। कोरोना होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है। ये वायरस, ये जो फंगाई है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि ये इसको होने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे नाक में मौजूद है, मेरे नाक में भी है, आपके नाक में भी मौजूद है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। इसके स्पोर्स होते हैं, जिसको बीज कह सकते हैं, वो उड़ रहे हैं हवा में, हर कोई उसको सूंघ रहा है, हर कोई उसको इनहेल कर रहा है, तो उसी पर अटैक करेगा जिसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। जी, चलिए तो और वहाँ पर डॉक्टरों के लिए एनएमसीएच में व्यवस्थाएं, मतलब कि जैसे डॉक्टरों की जैसे कोविड में थी कि डॉक्टर को ही इलाज में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर वगैरह को बेड वुड वहाँ पर सभी मतलब कि जहाँ पर आप हैं उन सभी जगहों पर अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पूरी हो जाती है? हाँ, चूंकि पीक गुजर चुका है, पीक के समय जी। में दिक्कत हुई थी, हम लोगों को भी दिक्कत हुई थी, लेकिन पीक गुजर चुका है और उसके अभी पेशेंट के हिसाब से हमारे पास बेड ज्यादा है। अच्छा। बेड की कोई कमी नहीं है, पेशेंट्स उस हिसाब से अभी कम है जितने बेड हम लोग के पास। जी, क्योंकि कोविड के वक्त शिकायत हुआ था कि डॉक्टर के फैमिली को भी परेशानी हो रही है, तो आम जनता का तो जी समझ हाँ, सकते हैं। वो किसी भी समय मैनेजमेंट जो होता है वो एक कैलकुलेटेड लोगों के लिए ही सर्व कर पाता है, लेकिन अगर बांध ही टूट जाए, बाढ़ ही आ जाए, तो क्या कोई क्या कर लेगा। तो पेशेंट कोविड जब का ज्यादा थे तो दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, बेड की कोई दिक्कत नहीं है, ना ऑक्सीजन की दिक्कत है, सारी चीजें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोविड का कोई अनुभव, संक्षिप्त अनुभव बता सकते हैं कुछ? ये तो एक डरावना सपना था, बहुत बुरा, बहुत अपने करीबी लोग को खोए हैं। हमारे डॉक्टर समाज से ही करीब 100 डॉक्टर बिहार से शहीद हुए हैं इस कोरोना में। कितने लोग जिनके साथ आदमी बैठता था, उठता था, खाना खाता था, घूमता था, उनकी न्यूज आती थी, क्या वो नहीं रहे। मन काफी दुखित हुआ इस कोरोना काल में। एक तरह का डिप्रेसिंग माहौल रहा है। काम करने में जाते समय डर लगता था कि जा रहे हैं, कहीं मुझे हो गया तो क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। बहुत बुरा अनुभव रहा। चलिए बाकी ये ठीक है है। कि जी, डॉक्टरों का बाकी लोगों, जी कहिए। जी, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टरों का अनुभव और डॉक्टरों का योगदान ही कोरोना को हराने में सबसे ज़्यादा मददगार हुआ है, और जो घरेलू उपचार है वो तो है ही। तो और भी कुछ बोलना चाहते हैं डॉक्टर सोनू कुमार जी तो कह सकते हैं। देखिए, अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो जो लोग ये जी। सोच रहे हैं कि अब कर्फ्यू हटना शुरू हो गया है, लॉकडाउन हट रहा है, तो हम पहले जैसा फ्री हो गए हैं, जहां मन करे जा सकते हैं, जहां जो जैसे रास्ते से गुजर सकते हैं, एक गाड़ी में 6-6 लोग, 7-7 लोग बैठ के जा सकते हैं, आपको भरसक पुलिस नहीं रोकेगी, प्रशासन नहीं रोकेगा। लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं पहचानता है, कौन मंत्री जी के घर का है और कौन किसी गरीब के घर का है वो नहीं जानता है। कोरोना भेदभाव नहीं करता है। अगर आप गलती करते हुए पकड़े जाते हैं और आपको हो गया, तो वो फिर आप में कोई अंतर नहीं करेगा, आप वीआईपी हैं या एक सड़क पे चलने वाले एक आम आदमी है, कोरोना को ये नहीं पता है। तो कृपया अपने जो भी नियम कानून है उसको खुद से खुद की जिम्मेवारी समझ करके निभाइए। ये मत समझिए कि पुलिस हमको नहीं देख रही है या प्रशासन हमको नहीं देख रहा है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बाहर निकलिए तो मास्क लगा कर रहिए, भीड़ भाड़ नहीं करिए, कहीं भी गैदरिंग से भी बचिए कुछ दिन तक। और जो इतने दिनों से बताया जा रहा है आप लोगों को कि हैंड सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, दूरी बनाकर रखनी है, वो सब सारे को नियम को एकदम विधिवत फॉलो करिए। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तीसरी वेव आ सकती है। हमने देखा है सेकेंड वेव में कितना नुकसान हुआ, कितने अपने को खोया हम लोगों ने। तो ये चीज की पुनरावृत्ति नहीं करें, और इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। कोरोना अपने आप से कुछ नहीं करता जब तक हम उसे न्योता न दें। तो इस बिल्कुल। चीज से बचना है। तीसरे वेव को हम लोग बचा सकते हैं, और कोई और बाहर से आकर नहीं बचाएगा। आप क्यों किसी हवलदार के रोकने का इंतजार करते हैं कि आप कोई हवलदार कोई
होम गार्ड आकर आपको कहे कि आप गाड़ी पे इतने लोग मत बैठिए या आप मास्क लगाइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। कोई आपसे कहे आकर के तभी आपको समझ में आएगा कि आपको मास्क लगाना चाहिए और आपको गैदरिंग नहीं करनी चाहिए। ये आपका अपना दायित्व है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, उसको पूरा करिए। चलिए, आपने समय दिया, डॉक्टर सोनू कुमार सिंह जी एनएमसीएच में हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनू जी। और भी हम इसी प्रकार से लोगों से मिलते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि अलग-अलग विभाग के डॉक्टरों से मिल कर के और तमाम मुद्दे उठाएँ, तमाम जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, अभी डॉक्टर सोनू जी जुड़े हुए थे, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा और धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद रविकांत जी। धन्यवाद रविकांत जी। जी, जी, ठीक है। धन्यवाद। नमस्ते।